दोस्तों, कुछ किसान खेतों में काम कर रहे होते हैं। तभी वो लोग किसी काम से नहर किनारे जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि नहर किनारे एक बोरी पड़ी हुई है। जब वो लोग नजदीक से जाकर देखते हैं तो वहां पर किसी का धर पड़ा होता है बोरी के अंदर, जिसमें कि सर नहीं होता है। अब वो लोग एकदम से घबरा जाते हैं, नजदीकी थाने में सूचना देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। जब पुलिस की टीम देखती है तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वाकई में वहां पर सिर्फ धड़ होता है, किसी महिला का सर गायब होता है। अब पुलिस वहां पर छानबीन करने लगती है। छानबीन करने के दौरान उसी नहर के थोड़े आगे में और एक बोरी मिलती है। जब उस बोरी को खोलकर देखा जाता है तो उसमें एक सर होता है। अब पुलिस परेशान हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इस तरह का घिनौना हरकत किसने किया होगा। उसके बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है। छानबीन करने के दौरान जो कहानी सामने आती है, जो खुलासा होता है, जिससे जानने के बाद आप सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल एक सगे पिता ने अपनी बेटी का गला घोंटकर हत्या किया। उसके बाद उसके धड़ से सर को काटकर अलग किया, दोनों को अलग अलग बोरी में पैक किया। उसके बाद नहर में ले जाकर फेंक दिया। दोस्तों, आखिर एक सगे पिता अपनी ही बेटी के साथ इस तरह की हरकत क्यों कर सकते हैं? आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के हाथरस की। दरअसल सादाबाद के गांव बहरदोई के पास रजवाहा के किनारे खेती में कुछ किसान काम कर रहे थे। अब काम करने के दौरान खेती में सिंचाई के लिए वो लोग नहर के बगल में चले जाते हैं नाला बनाने के लिए। अब जैसे ही वो लोग नहर के पास जाते हैं, उन लोगों की नज़र पड़ जाती है एक बोरी पर। अब वो लोग पास जाकर देखते हैं। जैसे ही थोड़ा बोरी को वो लोग खोल कर देखते हैं, उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसमें किसी का धर पड़ा होता है, जिसमें कि सर होता ही नहीं है, सर गायब होता है। अब वो लोग घबरा कर नजदीकी थाने में सूचना देते हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। जब पुलिस जाकर देखती है उस शव को, पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस वहां पर और छानबीन करती है, नहर की अच्छे से छानबीन करती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद पुलिस को और एक बोरी दिखाई देती है। जब पुलिस उस बोरी को खोलकर देखती है तो उसमें किसी का सर होता है। दरअसल जो धड़ आगे पाया गया था, उसी का सर आगे भी मौजूद होता है। पुलिस पहले शव को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन उससे पहले पुलिस अच्छे से फोटो वगैरह क्लिक कर लेती है। लेकिन उस शव का पहचान नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये शव किसकी है। उसके बाद हाथरस पुलिस एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने शिनाख्त के लिए 5 टीमें गठित की। उसके बाद टीमों ने घटना स्थल से मिली तस्वीर को लेकर पहुंच गए कई जगहों पर, जिसमें से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर क्लासेस और अन्य जगहों पर वो लोग जांच शुरू करने लगे। जांच शुरू करने के दौरान किसी ने भी नहीं कहा कि हम इस लड़की को जानते हैं। कोई कैसे कह सकता था, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और पहचान उसके इस तरह से छिपाई गई थी, उसको इस तरह से वार किया गया था कि कोई पहचान ही नहीं सकता था। बस उसमें जो कपड़े पहने हुए थे लड़की, उसी से कोई पहचान सकता था कि आखिर ये लड़की कौन है। अब जांच के दौरान ही अलीगढ़ पुलिस की टीम को एक जानकारी मिलती है कि एक लड़की जो 8 अगस्त से अकराबाद थाना क्षेत्र से लापता है, जिसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट भी अभी तक दर्ज नहीं हुई है। जब पुलिस को यह जानकारी मिलती है तो उन लोगों का शक चला जाता है कि वाकई में जो लड़की अगर मिसिंग हुई है और जिसका कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है, हो सकता है कि वही लड़की होगी।
अब जब अलीगढ़ की टीम अधौना गांव में पहुंचती है और वहां के लोगों को तस्वीरें और पंपलेट दिखाते हैं, उसके बाद उसमें जो लड़की कपड़े पहनी होती है, सभी लोग उस कपड़े को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि इस कपड़े को हम जानते हैं। अब उसी दौरान वो लोग एक महिला से मिलते हैं जो महिला सिलाई किया करती थी। जब उस महिला को तस्वीर दिखाया जाता है तब वो महिला कहती है कि दरअसल ये ड्रेस मैंने तमन्ना नाम की एक लड़की के लिए बनाया था और इस ड्रेस को मैं बाखूबी पहचान सकती हूँ, क्योंकि इस ड्रेस में जो झालर बना हुआ है उस झालर को मैंने ही बनाया है और मैं अपना कपड़ा बनाया हुआ नहीं भूल सकती। अब उस सिलाई करने वाली महिला के जरिए पुलिस की टीम पहुंच जाती है मृतक के मामा के पास, जिसका नाम होता है अब्दुल फराहिम। वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस की टीम पहले फोटो दिखाती है मृतक का फोटो देखते ही अब्दुल फराहिम पहचान लेता है और वो कहता है कि ये मेरी भांजी तमन्ना है। उसके बाद वो खुद आरोप लगाता है कि सर, इसकी हत्या के पीछे इसके पिता और इसकी सौतेली माँ का हाथ हो सकता है। तमन्ना के मामा पुलिस को उसके पिता का एड्रेस बता देते हैं। अब जो पुलिस की टीम होती है उसके लिए इस केस का खुलासा करना बहुत ही आसान हो जाता है। पुलिस की टीम पहुंच जाती है तमन्ना के पिता के घर में। वहां पहुंचने के बाद पुलिस पूछते हैं कि तमन्ना का पिता कौन है। अब उसका पिता घर से बाहर निकलता है। पुलिस उसी वक्त उसे उठाकर पहले थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद अब उससे पूछताछ शुरू कर देती है। जब पुलिस तमन्ना के पिता हसरत अली से पूछताछ करती है, पूछताछ के दौरान हसरत अली अपनी अलग ही कहानी बताने लगता है। पुलिस को गुमराह करने के लिए वो इधर उधर की कहानी सुनाने लगता है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, पूछताछ के दौरान हसरत अली अपनी सारी कहानी बयां कर देता है कि किस तरह से उसने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा और क्यों उतारा। दरअसल हसरत अली की शादी साल 2005 में हाथरस की रहने वाली फिरदौस के साथ होती है। शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगता है। शादी के कुछ साल के बाद एक बेटी होती है जिसका नाम वो लोग तमन्ना रखते हैं। उसके फिर 2 साल के बाद और एक बेटी होती है जिसका नाम वो लोग निशा रखते हैं। लेकिन जो हसरत अली होता है उसकी ख्वाहिश थी कि उसको बेटा हो, लेकिन लगातार 2 बेटी होने के कारण अब वो अपनी पत्नी से नाराज रहने लगा था और इसका इल्जाम वो अपनी पत्नी पर ही लगा रहा था कि तुम्हारी वजह से ही बेटी हुई है। अब उसके बाद से ही उन दोनों के रिश्ते में खटास पैदा हो गया था। धीरे धीरे ऐसे ही जिंदगी आगे की ओर बढ़ रही थी। अब आज से 6 साल पहले हसरत अली अपनी पहली पत्नी को घर से धक्के मारकर निकाल देता है और अपनी दोनों बेटी को अपने पास रख लेता है। उसके बाद दूसरी शादी करता है रानी नाम की महिला से, जो कि रहने वाली होती है अलहेरपुर चंदापा की। जब हसरत अली अपनी दूसरी बीवी को घर ले आता है तो दूसरी बीवी को पाकर वो बहुत खुश होता है। अपनी दोनों बेटियों को अपने पास ही रखता है और दूसरी बीवी के साथ वो जिंदगी गुजारने लगता है। पहली बीवी से मिलना जुलना भी छोड़ देता है और अपनी दोनों बेटियों को भी जाने नहीं देता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। साल 2025 आ जाता है। अब उसकी दोनों बेटियां लगभग बड़ी हो गई थी। जो बड़ी वाली बेटी थी तमन्ना, उसकी उम्र लगभग 19 साल की हो गई थी और जो छोटी बेटी थी उसकी उम्र लगभग 16 साल की हो गई थी। यही 2025 जुलाई के महीने में जो बड़ी बेटी होती है तमन्ना, वो किसी लड़के के साथ अपनी मर्जी से घर से चली जाती है और फिर 2 दिन के बाद खुद ही वापस आ जाती है। लेकिन जब तमन्ना घर वापस आती है तो उसके पिता उसके साथ बहुत मारपीट करते हैं, डांटते फटकारते हैं। वही जो उसकी सौतेली माँ होती है रानी, वो भी उससे बहुत डांटती है। माँ बाप के डांटने से और पीटने से जो तमन्ना होती है वो नाराज हो जाती है माँ बाप से। उसके बाद वो अपने चाचा के घर रहने चली जाती है। उसके चाचा का नाम होता है फारूक। वहीं जाकर वो रहती है और वहीं रहकर वो अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है। इधर जो उसके माता पिता होते हैं इस बात से निश्चिंत होते हैं कि मेरे भाई के ही घर में रह रही है, इस वजह से वो लोग कुछ नहीं कहते हैं।
धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरने लगता है। अब आ जाता है अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में 8 तारीख को फिर से तमन्ना अपने घर से किसी लड़के के साथ भाग जाती है, लेकिन इस बारे में उसके पिता को पता चल जाता है। उसके पिता बाइक लेकर जाते हैं और पनेठी पुल से अपनी बेटी को पकड़कर अपने घर लेकर आते हैं, लेकिन उसके बाद पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। उसको अब यह चीज सताने लगती है कि समाज में मेरी कितनी बदनामी होगी। वैसे भी उसकी बेटी के बारे में पूरे गांव समाज के लोगों को पता चल गया था कि उसकी बेटी की कैसी आदत है, किस रास्ते पर वो चल पड़ी है। इसी बात से परेशान होकर वो अपनी पत्नी रानी से राय मशवरा लेता है। उसके बाद वो अपने ससुर को फोन करता है और फोन करके सारी बातें बताता है। जिस ससुर को फोन करता है वो दूसरी पत्नी का पिता होता है। अब जो उसका ससुर होता है वही आइडिया देता है कि ठीक है, तुम अपनी बेटी को लेकर मेरे घर चले आओ, यहाँ पर लाने के बाद ही कुछ उपाय करते हैं। हसरत अली अपने ससुर की बात को मान लेता है। उसके अगले ही दिन अपनी पत्नी रानी और बेटी तमन्ना को लेकर बाइक से रवाना हो जाता है अलहपुर के लिए। वहां पहुंचने के बाद वो लोग पहले रेस्ट करते हैं, रात का खाना बनाते हैं, लेकिन प्लानिंग के तहत जो तमन्ना होती है, तमन्ना के खाना में कुछ नशीला पदार्थ मिला देते हैं। अब तमन्ना उस खाना को खा लेती है। खाना खाने के कुछ देर बाद ही तमन्ना बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही तमन्ना बेहोश होती है, अब जो हसरत अली होता है अपने हाथों से अपनी बेटी का गला घोंटकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अब वो लोग लाश को ठिकाना लगाने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। हसरत अली अपने ससुर और अपनी पत्नी रानी के साथ अपनी बेटी के लाश को पहले तो रजवाहा के पास ले जाते हैं। वहां ले जाने के बाद पहले उसके सर को धड़ से अलग कर देते हैं। उसके बाद 2 बोरी में अलग अलग तरह से लाश को पैक कर देते हैं। उसके बाद नहर में फेंक कर वो लोग वहां से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो लोग कपड़ा चेंज करते हैं। उसके बाद अगले ही दिन सुबह हसरत अली अपनी पत्नी रानी को लेकर अपने घर वापस चला आता है और हसरत अली इस तरह से अपनी बेटी के लाश को फेंकता है। इस हालत में फेंकता है कि किसी को कोई पहचान ना मिल सके। दरअसल वो अपनी बेटी के शरीर में अलग तरह से वार भी करता है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त कर देते हैं, जिससे लोगों को लगे कि इस लड़की के साथ कोई गलत काम हुआ हो। अब उसके अगले ही दिन जब कुछ किसान खेतों में काम करने के लिए जाते हैं और खेतों की सिंचाई के लिए नहर के पास जाते हैं नाला बनाने के लिए, तभी उन लोगों को बोरी दिखाई देती है और जिसके बाद वो लोग पुलिस को सूचना देते हैं और तभी पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। जब हसरत अली पूरी कहानी पुलिस को सुनाता है, पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस की टीम भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर एक पिता अपनी ही बेटी के साथ इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है, अपनी ही बेटी को मौत के घाट कैसे उतार सकता है। उसके बाद पुलिस हसरत अली को गिरफ्तार करती है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसकी दूसरी पत्नी रानी और रानी के पिता को भी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद तीनों को जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। तो दोस्तों, इस तरह से एक पिता ने बेटी के प्रेम प्रसंग से परेशान होकर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।